हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज है 31 दिसंबर, इस साल का आखिरी दिन। और आज इस साल के खत्म होते होते भारत में भी कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपने पूरे होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में ऐसे ही कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था और आज उसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम 7 और ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आने वाले समय में भारत में तरक्की और जिस जगह पर ये बन रहे हैं वहां पर खुशहाली लेकर आएंगे। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। तो अपने पहले ही मेगा प्रोजेक्ट के लिए हम जा रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जिसे पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये अंडमान और निकोबार का इस वक्त मेन एयरपोर्ट है। इस वक्त इस एयरपोर्ट में एक सिंगल रनवे है जिसमें नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे एयरबस 320 या 321 उतर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस एयरपोर्ट की काफी बड़ी दिक्कत है, वो ये कि एयरपोर्ट अपने बढ़ते हुए पैसेंजर्स को इस वक्त अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो होना लाजमी है क्योंकि इसे जितने पैसेंजर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया था ये उससे कई ज्यादा पैसेंजर्स आज संभाल रहा है। आज ये एयरपोर्ट लगभग हर साल करीबन 18 लाख पैसेंजर संभालता है। जिस दिक्कत को देखते हुए इस वक्त अब इस एयरपोर्ट पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। करीबन 700 करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग में सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। ये टर्मिनल हर घंटे 1200 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा, जो कि एक साल में 50 लाख तक पैसेंजर्स को सुविधाएं दे पाएगा। पूरी टर्मिनल बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स बनाए जाएंगे। साथ ही इसका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि दिन में पूरे टर्मिनल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल सनलाइट से ही पूरे एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में उजाला रहेगा। इस वक्त तक इस टर्मिनल का 65% काम पूरा हो चुका है और अगले साल तक ये पूरा टर्मिनल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नंबर 6, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो चलिए अंडमान और निकोबार से अब लौट कर आते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां इस वक्त एक 6 लेन का सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद गाजीपुर को आजमगढ़ और अयोध्या होते हुए सीधे लखनऊ से कनेक्टिविटी देगा। साल 2016 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इस पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई करीबन 340.824 किलोमीटर होने वाली है, जिसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट को मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट में करीबन 22,494 करोड़ रुपयों का खर्चा आया है। गाजीपुर से लखनऊ को कनेक्ट करने के साथ साथ क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 9 और डिस्ट्रिक्ट से होकर जाएगा, इसलिए ये एक्सप्रेसवे वहां के लोगों के लिए भी कई सुविधाएं लेकर आएगा। बनने के बाद इस एक्सप्रेसवे को वाराणसी आजमगढ़ हाईवे से भी एक अलग से लिंक रोड के जरिए जोड़ा जाएगा। दिसंबर 2020 तक इस एक्सप्रेसवे का 70% काम पूरा हो चुका है और अगले साल इसका काम पूरा होकर इसे इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। नंबर 5, सूरत डायमंड बर्स। तो नंबर 5 पर हमने रखा है गुजरात के सूरत में बनने वाला ये सूरत डायमंड बर्स। ये एक डायमंड एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स है जो कि इस वक्त गुजरात में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुल 4200 ऑफिसेज बनकर तैयार होंगे, जो कि 70 लाख स्क्वायर फीट के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ऑफिस बिल्डिंग होने वाली है। ये सूरत डायमंड बर्स असल में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इसका कारण ये है कि सूरत से आज भी डायमंड का जितना भी लेन देन होता है वो आखिर में बड़े शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई तक पहुंच जाता है, जबकि इसके पूरा होने के बाद डायमंड का सीधा लेन देन इसी ट्रेड कॉम्प्लेक्स के जरिए हो सकेगा। बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर करीबन 3 लाख के आसपास नौकरियां जनरेट होंगी। साथ ही इस ट्रेड कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद उसके आसपास ये डेवलपमेंट भी जरूर लेकर आएगा, जो कि उस जगह की जीडीपी को भी आगे लेकर जाएगा। इस वक्त अब इसका काम लगभग अपनी आखिरी स्टेजेस पर है और अगले साल तक आपको ये डायमंड ट्रेड कॉम्प्लेक्स शुरू होता हुआ जरूर दिख जाएगा। नंबर 4, कानपुर मेट्रो फेज 1। तो यूपी के एक और मेगा प्रोजेक्ट को हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो कि है कानपुर मेट्रो। लेकिन वैसे भारत के और भी बहुत सारे राज्यों में मेट्रो सिस्टम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कानपुर मेट्रो को इंक्लूड करने का कारण है इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त बहुत ही तेज गति से होता हुआ काम। कानपुर में ये रेल बेस्ड मास ट्रांजिट सिस्टम बनकर तैयार हो रहा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन साल 2016 में रखा गया था
और जुलाई 2017 में इस पर काम होना शुरू हुआ था, लेकिन 2-3 महीनों के अंदर ही इसके सिविल इंजीनियरिंग के काम को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने कानपुर मेट्रो को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रोकने को कहा और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने की बात कही, जिसके बाद फिर से एक और नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू करना पड़ा। लेकिन फिर भी इस वक्त कानपुर मेट्रो के काम की रफ्तार काफी अच्छी है। इसकी हिस्ट्री को तो मैं अभी इस वीडियो में इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि इसकी दोनों लाइंस को कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव कर दिया गया है। पूरे सिस्टम में 2 लाइंस 2 फेज में बनाकर तैयार की जाएंगी, जिसमें पहले फेज में रेड लाइन में 12 मेट्रो स्टेशन और ब्लू लाइन में 8 मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार होंगे। इसके पहले फेज को अगले साल तक ही बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें शायद दिसंबर 2021 से आईआईटी कानपुर और मोती झील के बीच कानपुर मेट्रो सिस्टम अपनी सेवाएं देना भी शुरू कर सकता है। पूरे सिस्टम को बनाने में करीबन 11,076 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, जिसमें 2 फेजेस बनाने और पूरे ऑपरेशनल करने में करीबन अगले 3 से 4 सालों का समय लग सकता है। नंबर 3, लक्षद्वीप फ्लोटिंग विलास एंड सोलर पावर जनरेशन। तो भारत के मेन लैंड के पास लक्षद्वीप सी में एक आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसे लक्षद्वीप आइलैंड्स भी कहते हैं। लक्षद्वीप जितना खूबसूरत है, आज भी उसे उतनी डेवलपमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर समय से लक्षद्वीप की तरफ ध्यान दिया गया होता तो वो भी मालदीव्स की तरह एक काफी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता था, जिस वजह से अब इस वक्त लक्षद्वीप पर कई सारे प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। इंडियन मेनलैंड के हिसाब से तो इन्हें मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट्स काफी बेहतर साबित होंगे, जिनमें फ्लोटिंग विलास पहला प्रोजेक्ट है। मालदीव में आपने कई ऐसे फ्लोटिंग विलास देखे होंगे जिनको बनाने का काम लक्षद्वीप में भी शुरू कर दिया गया है, जो कि आने वाले समय में लक्षद्वीप में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक काफी अच्छा जरिया हो सकता है। बिजली और इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से लक्षद्वीप के लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने सोलर पैनल्स भी मुहैया करवाने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें अपने घरों पर लगाकर लोग सोलर एनर्जी से बिजली को जनरेट कर सकेंगे। साथ ही किसी दिक्कत के समय पर सोलर फार्म भी गवर्नमेंट आने वाले समय में लक्षद्वीप में इम्प्लीमेंट करने वाली है। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े ना हो, लेकिन कम से कम अब ये लक्षद्वीप को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 2, पोलवरम प्रोजेक्ट। तो नंबर 2 पर हमारे पास है पोलावरम प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी नदी के ऊपर ये एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को भारत की यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दिया है। क्यों? क्योंकि आप यकीन करोगे क्या कि ये प्रोजेक्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल प्रपोजल हमारी आजादी से भी पहले दिया गया था। 1941 में इस प्रोजेक्ट की साइट का सबसे पहला सर्वे हुआ था, जिसे उस समय के प्रेसिडेंसी इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर वेंकटकृष्णन अय्यर द्वारा किया गया था। 1980 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसमें कई सालों के डिले के बाद आखिरकार इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत शुरू हुआ। लेकिन इस बीच भी इस प्रोजेक्ट में कई सारी दिक्कतें आई, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आज भी हैं। इस पोलावरम प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका डैम, जो कि पानी को स्टोर करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में इरिगेशन की समस्या को भी काफी हद तक खत्म करेगा। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण भी इसी प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसका काम इस वक्त चल रहा है। ये डैम बनने के बाद 2914 मीटर लंबा और करीबन 40 मीटर ऊंचा होने वाला है, जिसकी ओनर आंध्र प्रदेश की सरकार ही होगी। बनने के बाद पानी और पावर जैसी दिक्कतों का थोड़ा बहुत समाधान ये प्रोजेक्ट जरूर लेकर आएगा। तो फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और अभी के मौजूदा जानकारी के हिसाब से शायद अगले साल दिसंबर तक इसको पूरा बनाकर खोल दिया जाएगा। नंबर 1, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे असल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है, भारत के मणिपुर से थाईलैंड के तक प्रोविंस तक, जो कि म्यांमार से होता हुआ जाएगा। 1360 किलोमीटर लंबा ये हाईवे भारत और उसके आसपास के देशों में बनने के बाद ट्रेड कॉमर्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। भारत ने इस हाईवे को कंबोडिया और वियतनाम तक एक्सटेंड करने का भी प्लान रखा था, जिसमें प्रपोज्ड 3200 किलोमीटर लंबे भारत से वियतनाम के रूट को ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया था। साथ ही थाईलैंड से कंबोडिया
तक और थाईलैंड से वियतनाम तक का रूट 2015 में ऑपरेशनल हो चुका है। इस हाईवे का एक बड़ा फायदा असम को भी मिल रहा है, क्योंकि इसे दिल्ली से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसके लिए असम में भी कई नए रूट्स पर काम हो रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से बनने के बाद हर साल करीबन $70 बिलियन का ट्रेड इस पूरे हाईवे के जरिए हो सकता है, जो कि 2025 तक 20 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करेगा और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में भी एक अच्छी खासी भूमिका निभाएगा। बॉर्डर के पास होने की वजह से ये बॉर्डर सिक्योरिटी में भी भारत को एक अपर हैंड देने वाला है। ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है इसे आप इससे भी समझ सकते हैं कि बांग्लादेश ने अभी कुछ समय पहले ही इस ट्राइलेटरल हाईवे को ज्वाइन करने की बात की थी, जिस पर भारत ने बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल से मेघालय तक एक अच्छी डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने की भी रिक्वेस्ट किया था। अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर पूरी तेज गति से काम हो रहा है और कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये शायद 2021 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद भारत की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से और बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये है वो 7 प्रोजेक्ट जो कि आपको अगले साल पूरे होते हुए दिख जाएंगे और भारत के लिए कहीं ना कहीं इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। अगर आपके शहर या राज्य में भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अगले साल पूरा होने वाला है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्विटर आईडी मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।